हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस का हमने टॉपिक लिया था द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हमने पढ़ा था सेल्स के बारे में, जिसके द्वारा कि स्ट्रक्चर बना होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल्स ऑर्गेनेल्स के बारे में। सेल्स ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा होते हैं प्लास्टिड्स, प्लास्टिड के अलावा लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियस और वैक्यूल्स। ये सब क्या हैं? ये सब सेल ऑर्गेनेल्स हैं। अब सेल ऑर्गेनेल्स में हम सबसे पहले लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स एंड आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है। क्योंकि देखिए यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में यही डिफरेंस होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल ऑर्गेनेल्स या तो होते नहीं है या वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स में सभी सेल्स ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और वेल डेवलप्ड भी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को बिकॉज इट प्रोड्यूस द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सेल, क्योंकि यह एनर्जी प्रोड्यूस करता है सेल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। देयर नंबर इज डिफरेंट इन डिफरेंट सेल्स ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म। एक ही ऑर्गेनिज्म में, एक ही प्राणी में अलग अलग सेल्स में अलग अलग संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। क्यों होते हैं? द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज मोर इन द सेल्स हुज एनर्जी रिक्वायरमेंट इज मोर। जिस सेल की एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है उस सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी ज़्यादा होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या कार्य करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करने का कार्य करता है। इसलिए जिसमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया वाज ऑब्जर्व्ड इन 1880 बाय कोलिकर। कोलिकर के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया गया था फर्स्टली। इट वाज नेम्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया बाय बेंडा, और बेंडा के द्वारा इसको नाम दिया गया था। वो क्या नाम दिया गया था? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हैज ए डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड फ्लैट एंड इनर मेम्ब्रेन इज प्रोजेक्टेड इन द कैविटी इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टी। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो बिल्कुल स्मूथ और फ्लैट होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसकी वो कैसी होती है? कैविटी के रूप में, कुछ फोल्ड्स के रूप में स्ट्रक्चर होता है, जिनको क्रिस्टी कहा जाता है। देयर आर न्यूमरस स्टॉक्ड पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ द क्रिस्टी। और क्रिस्टी पर कुछ बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, वो चिपके हुए होते हैं। दीज पार्टिकल्स आर नोन एज ऑक्सीसोम्स। और इन पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? ऑक्सीसोम्स कहा जाता है। और ये ऑक्सीसोम्स क्या कार्य करते हैं? एटीपी सिंथेसाइज का कार्य करते हैं। एटीपी को सिंथेसाइज करते हैं। और एटीपी क्या होते हैं देखिए, ये एनर्जी, जो सेल की एनर्जी होती है वो एटीपी के रूप में होती है। सेल में जो एनर्जी होती है वो एटीपी के रूप में होती है। तो ऑक्सीसोम से बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है ऑक्सीसोम्स का, और इसीलिए ऑक्सीसोम्स मौजूद होते हैं, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है सेल्स का। द रीजन इनर टू द क्रिस्टी इज नोन एज द मैट्रिक्स। और क्रिस्टी का जो इनर रीजन होता है, इनर पार्ट होता है, उसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ 65 to 70% प्रोटीन, 25% फास्फोलिपिड एंड 0.5% आरएनए। मैट्रिक्स में 65 से 70% तो क्या होता है? प्रोटीन होता है, फास्फोलिपिड होता है 25%, और आरएनए होता है 0.5%। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो हैज डीएनए एंड राइबोसोम्स इन इट। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी होता है और राइबोसोम्स भी होते हैं। इसके अलावा द एंजाइम्स प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंजाइम्स भी होते हैं, और वो एंजाइम्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? ऑक्सीडेशन के लिए। ऑक्सीडेशन किसका करते हैं? न्यूट्रिएंट्स का। जो फूड हम इंटेक करते हैं हमारे अंदर, वो फूड रेस्पिरेशन में जो O2 है, ऑक्सीजन है, उसके साथ रिएक्ट करके
और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और ऑक्सीजन और फूड का जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन कहलाती है। तो ये सारा काम किस में होता है, ये सारा फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्योंकि इसमें इससे ऑक्सीडेशन से रिलेटेड एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर स्टडी कर लेते हैं। देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया के, एकदम फ्लैट एंड स्मूथ। ये इनर मेम्ब्रेन है जो फोल्ड्स की तरह कैविटी जैसी स्ट्रक्चर में होती है, और इन फोल्ड्स को क्या नाम दिया गया है, क्रिस्टी नाम दिया गया है। इसके अलावा जो अंदर का मटेरियल है, अंदर का जो स्पेस है उसको कहते हैं मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स में ही प्रोटीन, फास्फोलिपिड्स, आरएनए, डीएनए और राइबोसोम ये सभी, और एंजाइम्स, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स भी इसमें मौजूद होते हैं। तो ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा। अब अगला हमारा ऑर्गेनेल है वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स। अब देखिए प्लास्टिड्स केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है कि एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं और प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब प्लांट सेल में क्यों प्रेजेंट होते हैं, देखिए प्लास्टिड्स अपीयर टू बी डिफरेंट कलर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वेरियस पिगमेंट इन इट, क्योंकि इनमें वेरियस पिगमेंट्स होते हैं, अलग अलग तरह के पिगमेंट्स होते हैं, इसलिए डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स इसमें मौजूद होते हैं। इसलिए प्लास्टिड भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। प्लास्टिड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देम। डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स होने की वजह से प्लास्टिड्स डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, और जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो क्रोमोप्लास्ट के ही अंदर आते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज द ऑर्गेनेल ऑफ द सेल इन विच कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें क्लोरोप्लास्ट क्या कार्य करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करने का कार्य करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है, प्लांट्स के फूड तैयार करने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और वो फोटोसिंथेसिस किसके थ्रू होती है, क्लोरोप्लास्ट के थ्रू होती है। क्लोरोप्लास्ट इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल which are known as the outer membrane and the inner membrane. माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। द स्पेस सराउंडेड बाय इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज स्ट्रोमा, और जो इनर मेम्ब्रेन के द्वारा जो स्पेस सराउंडेड होता है वो स्ट्रोमा कहलाता है। देयर इज कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेनस सिस्टम इन द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में कुछ कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है, बहुत ही जटिल सिस्टम होता है, विच इज टर्म्ड एज थाइलेकोइड, उसे थाइलेकोइड कहा जाता है। द थाइलेकोइड इज अरेंज इनटू टू वेज। थाइलेकोइड्स को दो तरीके से जमा होता है। द प्लेट लाइक थाइलेकोइड्स आर अरेंज्ड लाइक ए स्टैक ऑफ कोइंस। जैसे कोइंस जमी होती है एक ढेरी में, उस तरह से प्लेट लाइक स्ट्रक्चर थाइलेकोइड भी अरेंज होता है। नोन एज ग्रेना, उसको ग्रेना के रूप में जाना जाता है। एंड द थाइलेकोइड कनेक्टिंग टू ग्रेनम आर नोन एज इंटरग्रेनम, और जो थाइलेकोइड दो ग्रेनम को कनेक्ट करता है उसको इंटरग्रेनम कहते हैं। ग्रेना सिंगुलर फॉर्म में और ग्रेनम प्लूरल फॉर्म में। देखिए स्ट्रक्चर से हम देखेंगे। देखिए ये है स्ट्रोमा, ये देखिए ये स्ट्रोमा है, अंदर का मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो स्पेस है वो स्ट्रोमा है। उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है जो थाइलेकोइड कहला रहे हैं, कोइन की तरह अरेंज्ड स्ट्रक्चर्स हैं ये, इनको थाइलेकोइड्स कहते हैं। कुछ थाइलेकोइड्स ऐसे होते हैं जो, और ये जो कोइन की तरह जमे हुए हैं उनको ग्रेनम कहते हैं। ये थाइलेकोइड्स जो कोइन की तरह जमे हुए हैं, अरेंज हैं, उनको ग्रेनम कहते हैं। और जो इन ग्रेनम्स को कनेक्ट करने वाले थाइलेकोइड्स हैं उनको इंटरग्रेनम कहते हैं। ये इंटरग्रेनम है, और ये इनर मेम्ब्रेन है इसकी, ये आउटर मेम्ब्रेन है प्लास्टिड्स की। तो इस तरह से देखिए जो कोइन लाइक शेप्स हैं वो थाइलेकोइड्स हैं, और ये जो कोइन लाइक्स अरेंज है वो पूरा
एक जो ढेरी है वो कहलाती है ग्रेनम। उसके अलावा दो ग्रेना को जोड़ने वाली जो थाइलेकोइड्स है वो इंटरग्रेनम कहलाती है। अंदर का जो स्पेस है इनर मेम्ब्रेन के अंदर का वो स्ट्रोमा कहलाता है। ये इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है। तो हमने ये इसका स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया। अब देखिए, द एंजाइम्स रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस आर प्रेजेंट इन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन एंड द स्ट्रोमा। जो एंजाइम्स होते हैं फोटोसिंथेसिस से संबंधित वो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में होते हैं या फिर स्ट्रोमा में होते हैं। इवन डीएनए एंड राइबोसोम आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। इसके अलावा डीएनए और राइबोसोम भी स्ट्रोमा में मौजूद होते हैं। देखिए, डीएनए या तो न्यूक्लियस में होता है या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या फिर प्लास्टिड्स में होता है। इसके अलावा अदर ऑर्गेनेल्स में डीएनए नहीं पाया जाता है। अब हम अगला टॉपिक है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम वाज ऑब्जर्व्ड बाय डी डुवे। डी डुवे जो वैज्ञानिक हुए उन्होंने लाइसोसोम को ऑब्जर्व किया सबसे पहले। लाइसोसोम इज ए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक ऑर्गेनेल। लाइसोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, ये दोनों जो ऑर्गेनेल्स थे माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड वो डबल मेम्ब्रेन थे, ये सिंगल मेम्ब्रेन है और सैक लाइक थैले जैसी संरचना है। इट इज फिल्ड विथ ग्रेन्युलर फ्लूइड कंटेनिंग मेनी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इसका जो फील्ड होते हैं, इसका जो फ्लूइड होता है वो फील्ड होता है एंजाइम्स से, और ये एंजाइम्स हैं हाइड्रोलाइटिक विथ विच ब्रेक डाउन शुगर फैट प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड्स। ये ब्रेक डाउन करते हैं, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है वो ब्रेक डाउन करते हैं शुगर्स को, फैट्स को, प्रोटीन्स को और न्यूक्लिक एसिड्स को। किस में ब्रेक डाउन करते हैं ये? इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स में। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करते हैं। लाइसोसोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ डेड सेल्स एंड सेल्स, डेड सेल ऑर्गेनेल्स एंड सेल्स। जो लाइसोसोम है वो ब्रेक डाउन कर देते हैं डेड सेल ऑर्गेनेल्स को भी, यानी डाइजेस्ट कर देते हैं उनको, और सेल्स को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं, यानी वेस्ट जो पार्ट होता है उसको डाइजेस्ट करके कर देते हैं लाइसोसोम। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट डाइजेस्ट द एंटायर सेल वंस द मेम्ब्रेन ऑफ द लाइसोसोम रप्चर्स, देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स। इसमें क्या होता है, जो इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो डाइजेस्ट कर देते हैं एंटायर सेल को, पूरी सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं एक ही बार में। इसमें लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर हो जाती है पहले, और उससे सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बाहर निकल जाते हैं, यानी कि खुद को ख़त्म करके, और वो अन्य जो मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करती है। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग का नाम दिया जाता है। इसके बाद देखिए, हमारा जो अगला ऑर्गेनेल है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? द नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स की, छोटी छोटी ट्यूब की जैसी रचनाएं होती है, स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच, वो कहलाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस आल्सो इज ए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है इसमें। राइबोसोम आर प्रेजेंट ऑन सरफेस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है, और वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करती है। कौन करती है प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अलावा दूसरी टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो द सरफेस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लैक्स राइबोसोम्स एंड इट्स सिंथेसाइज फैट एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स। दूसरी तरह की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, और उन पर राइबोसोम नहीं होते हैं, और वो फैट्स और लिपिड्स का सिंथेसाइज करती है। जबकि रफ किसका सिंथेसाइज करती है?
प्रोटीन का सिंथेसाइज करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल एंड आल्सो बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट करना सब्सटेंसेज को डिफरेंट पार्ट में, सेल के डिफरेंट पार्ट में सब्सटेंसेज को ट्रांसफर करती है, और इसके अलावा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में भी सब्सटेंसेज को ये ट्रांसफर करती है। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा इसका फंक्शन होता है कि फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी बॉडी। इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको हम देख सकते हैं। देखिए ये ल्यूमन जो अंदर का स्पेस होता है, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर का स्पेस होता है वो ल्यूमन कहलाता है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें ये राइबोसोम हमें दिखाई देते हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये, और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस पर हमें कहीं राइबोसोम नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसमें देखिए ये राइबोसोम दाने जैसी संरचनाएं हैं, ये क्या है, राइबोसोम से हैं। इसके अलावा हमारा जो अगला स्ट्रक्चर है वो क्या है, राइबोसोम। अगला स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे राइबोसोम। राइबोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय क्लॉड एंड नेम्ड एज राइबोसोम बाय पैलेट। राइबोसोम को डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा, क्लॉड के द्वारा, और उसको नाम दिया, पैलेट ने इसको नाम दिया, इसलिए इसको पैलेट पार्टिकल भी कहा जाता है। राइबोसोम आर प्रेजेंट इंडिपेंडेंटली इन साइटोप्लाज्म। राइबोसोम इंडिपेंडेंटली साइटोप्लाज्म में भी होते हैं एंड अटैच्ड टू आउटर सरफेस ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल। अभी हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कि राइबोसोम होते हैं उसके ऊपर, इसी वजह से वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। तो इंडिपेंडेंटली साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी होते हैं। राइबोसोम आर मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स। राइबोसोम्स मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स होते हैं, इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। जैसे हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन्ड होते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा ईआर, वो सिंगल मेम्ब्रेन्ड होती है। और हम पढ़ रहे हैं राइबोसोम, वो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल होते हैं। जैसे दे आर नॉट एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड नहीं होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स, ये आरएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल्स द राइबोसोम आर ऑफ 80 टाइप while they are 70s टाइप इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये दो तरह के होते हैं, 80s टाइप और 70s टाइप। यूकैरियोटिक सेल्स में 80s टाइप होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70s टाइप राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। 70s और 80s किस प्रकार का टाइप है राइबोसोम का, ये हम हायर क्लासेज में पढ़ेंगे। हमारे लिए अभी इतनी ही जानकारी काफ़ी है। दे आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल, ये प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन करते हैं, सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का। आज हम इतने ही ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे, बाकी के ऑर्गेनेल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।